बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, ये ख़बरें अब तक पहुँच चुकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, वो चाहे आप इस्लामाबाद में पिंडी में GHQ को देख लें, आप फैसलाबाद में ISI का दफ्तर देख लें, सरगोदा में शोहदा की यादगारों को देख लें, या उसके बाद लाहौर में जिना हाउस को, कोर कमांडर हाउस को देख लें, बनू कैंट को देख लें, आप दीर तैमरगरा में जाके वहाँ पर सूरत हाल को देख लें। जिस जगह भी आप जाकर देखें तो जो रहनुमा इन तमाम वारदातों में मौके पर मौजूद थे, उनमें चाहे आप यास्मीन राशिद साहिबा की बात कर लें, आप चाहे उनके साथ महमूद रशीद की बात कर लें, आप चाहे उनके साथ किसी की भी, आप अहमद बच्चर की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, उमर सरफराज की बात कर लें, महमूद रशीद की बात कर लें, वो सब 10-10 साल की कैद उनको हो चुकी। लेकिन जब मैं मजमूई तौर पर इन तमाम जो मुकदमात हैं, इनके फ़ैसलों को देखता हूँ, तो मेरे पास इस वक्त तकरीबन 10 शहरों से जो हमले हुए, उन 10 शहरों से 100 से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, ओहदेदार और कारकुन मुझे सज़ा पाते हुए नज़र आते हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जब उसके तमाम ओहदेदार, उसके तमाम अरकान असम्बली और उसके तमाम कारकुन जो कि इसमें मुलव्विस हैं, तो इसके अलावा कोई दूसरी जमात में नज़र नहीं आती। आप किसी दूसरी जमात के हवाले से ये नहीं कह सकते कि वो भी 9 मई के फसादात में मुलव्वस थी। आप ये भी नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद में जो घेराव हुआ, जलाव हुआ, वहाँ पर जिस तरह आग लगाई गई, वहाँ पर किसी दूसरी जमात के लोग थे। आप ये भी नहीं कह सकते कि लाहौर में पुलिस पर और रेंजर्स पर जो पेट्रोल बम फेंके गए थे, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई दूसरी जमात मुलव्वस थी। तो जब ये तमाम वाक़यात हम देखते हैं, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नज़र आती है, उनके ओहदेदार ही हमें सज़ाएँ पाते हुए नज़र आते हैं, तो एक बहुत ही बुनियादी किस्म का सवाल हमारे सामने आता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात, बतौर तंजीम, पूरी की पूरी तंजीम एक फसादी, एक शर अंगेज़ और एक दहशतगर्द जमात के तौर पर सामने आती है। और इसका मतलब क्या लिया जाए कि जब आपके पंजाब की सदर और आपके मरकज़ी ओहदेदारान भी इसमें मुलव्वस होते हैं, इन वाक़यात में सज़ा पाते हैं, यानी उन पर जराइम साबित हो जाते हैं, तो इसके बाद बानी PTI जो हैं वो इस तमाम सूरत हाल में जितना भी जलाओ घेराव हुआ, जितनी तोड़ फोड़ हुई, उस तमाम में वो हमें एक मनसूबा साज के तौर पर और एक मास्टर माइंड के तौर पर नज़र आते हैं। जब हम लाहौर हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत की 8 दरख्वास्तों को मुस्तरद करने का फ़ैसला भी देखते हैं, तो वो इसी बुनियाद पर मुस्तरद होती हैं कि बानी PTI इसमें साजिश में मुलव्विस थे। वो इसकी प्लानिंग करने में लाहौर में, चक्री में, मुख्तलिफ जगहों पर वो बाकायदा तौर पर इसमें हमें मुलव्विस नज़र आते हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये समझ लिया जाए कि वो बतौर जमात फसादी, शरंगेज़ और दहशत गर्द है? क्या इसके साथ ही 26 नवंबर के वाक़यात की तरफ आया जाए, जो कि 24 नवंबर की कॉल का नतीजा थे? तो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, अब एक मरतबा फिर जो है हम उन मुकदमात की तरफ भी जा रहे हैं। और मेरे सामने रावलपिंडी की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत के हवाले से ये ख़बर भी मौजूद है कि आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, खालिद खुर्शीद, फैसल अमीन, इस तरह आप बहुत लंबी एक फहरिस्त है, उन तमाम रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी हुई है इस वक्त, और आने वाले दिनों में क्या वो एक फसादी और शरंगेज़ और एक दहशतगर्द जमात के तौर पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि इससे पहले भी वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अब क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पे ओहदेदारों के इस तरह मुलव्वस होने के बाद, सज़ाएँ पाने के बाद, जराइम के साबित होने के बाद? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं गुरु, मेरे साथ यहाँ पर अवैस अहमद भट्टी साहब मौजूद है। अवैस अहमद भट्टी तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग के रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ अहमद वढ़ाई साहब सीनियर तजिया कार हैं, वो भी यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। हमें परवेज़ संधेला जो कि सीनियर तजिया कार हैं और सियासी अमूर को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं, वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं।
हैं। इससे पहले कि मैं अहमद बड़ाई साहब इस तमाम चीज़ों पर वैसे अहमद बड़ाई साहब आपकी तरफ आऊँ, मैं परवेज़ संदेला साहब की तरफ जाना चाहूँगा। जब सज़ाएँ हो गई परवेज़ संदेला साहब ओहदेदारों को और साबित हो गया कि 9 मई में वो मुलव्विस थे और उनमें बाकायदा तौर पे क़यादत शामिल हो गई, ओहदेदार शामिल हो गए, तो इसके बाद क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात जो है एक फसादी जमात है और इसकी प्लानिंग जो है वो सारी की सारी इस जमात के बानी ने की थी? बहुत शुक्रिया नजम वली साहब, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके जो करता धरते हैं, इसका बल्कि अगर आप कहेंगे इसका जो सुरगना है वो तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। ये उनकी तरफ से ही हदायत की गई थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ पे हमला करना है। और फिर बल्कि जब वो ये हमला हुआ और उसके बाद जब वो अपने उनके बयान देख लें तो वो कहा करते थे अगर रेंजर मुझे गिरफ्तार करेगी तो मेरे एहलकार, मेरे जो फॉलोअर्स है वो कहाँ जाएंगे, वो वहीं जाएंगे ना जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही है ही नहीं है। बानी जो है वो इसके बकायदा तौर पे जिम्मेदार हैं। लेकिन देखें, इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, चाहे जी। वो कोई सीनियर सियासतदान हो, चाहे वो कोई उस दौर के नौजवान हो जिन्होंने, जब उन्होंने ये इमरान खान साहब ने सियासत शुरू की, बहुत बड़े 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 काबिल लोग थे जो आगे जाके इस पाकिस्तान की बहुत ही प्लेटफॉर्म से खिदमत कर सकते थे। लेकिन ये टाइगर फोर्स के तले आकर उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। आज देखें, जिनको 10-10 साल सजाएं हुई हैं, किस वजह से हुई हैं? क्या वो अपने लिए तो नहीं निकले हुए थे? उनका कोई अपना जाती मिशन तो नहीं था। उनका मिशन ये था कि उनका जो कायद है, अब जाहिर है ये एक कल्ट बन गया हुआ है, और जो कल्ट में फिर तमीज नहीं रहती अच्छे और बुरे की। आप जिस तरह निकले लोग और उन्होंने रियासत पर फोकियत दी इमरान खान साहब को, उसके बाद उनका रिजल्ट यही होना था। मेरी नजर में सजाएं कम हुई हैं। देखें नजब अली साहब, जो बगावत होती है, बगावत की सजा जो होती है वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो सजाए मौत होती है। देखें, कोई भी जो सजा होती है वो किसी को खुशी से नहीं दी जाती। सजाएं जो है वो मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए होती हैं, ताकि बाकी के लोग जो हैं इससे कुछ सबक सीख सकें। बहुत सारी इस्लाम में बड़ी सख्त सजाएं हैं। चोरी की सजा देख लें आप, किसी को कत्ल करने की सजा देख लें, और उस पर जब जहां जहां जिन जिन ममालिक में अमल दरामद है वहां पे चोरी और कत्ल जैसी वारदात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सजा देने का रिवाज नहीं है, और खास तौर पर जो रियासत है वो मुझे समझ नहीं आती कि इतनी सॉफ्ट क्यों होती है। आप दुनिया के किसी मुल्क को देख लें, अमेरिका के वाकयात आपके सामने हैं। क्या वहां पर जो पार्लियामेंट पर हमला किया था उनको सजाएं नहीं मिली? जी। अमेरिका, इंग्लैंड में 2011 में जो लूट मार हुई, लूटिंग हुई थी, क्या उस पे सजाएं सिर्फ और सिर्फ अगले 5-7 दिन में नहीं हुई थी? हमारी जवानी के अवाइल में या शायद स्कूल के अवाइल में स्पेन में एक तहरीक चला करती थी लैद की पसंद, क्या उस तहरीक को खत्म नहीं किया गया सजाएं देकर? तो सजाएं हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कम लेकिन हुई इसमें हैं, इसमें दो दो सजाएं दो ज्यादा तीन होनी पॉइंट जो चाहिए हैं, थी। चूंकि ये सजाएं जो हैं कल रात को जो है अनाउंस हुई, उससे पहले भच्चर साहब की सजा हुई, फिर बाद में यास्मीन राशिद साहब, तो अब तक बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से संदेला साहब बार बार ये कहा जा रहा है कि जी एक अदालती कमीशन बना दिया जाता तो उसके सामने हम जाकर साबित कर देते कि हम तो इसमें मुलव्विस ही नहीं थे। एक तो अदालती कमीशन की बात की जाती है और उसके साथ आगे बढ़ते हुए बार बार कहा जाता है हमें सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए, वो गायब हो चुकी हैं। ये दो बड़े इनके एतराज़ात हैं। या तीसरा ये जो एतराज़ करते हैं वो ये करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जनाब जो हमारा ट्रायल हुआ वो फेयर नहीं था, फेयर एंड फ्री नहीं था। ये तीन एतराज़ात हैं, क्या कहते हैं इन पे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजरम है, उन्होंने जुर्म किया है, और अगर आपने मुजरम के मुताबिक ही केस चलाना है, उसी के दिए हुए सबूत इस्तेमाल करने हैं, और जैसे वो डायरेक्शन देंगे अदालतों ने वैसे ही चलना है, तो मेरे ख्याल में इसमें इसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो इलेक्शन का मामला हो, चाहे जहां से ये हारे हों वहां पर इस तरह की जिस तरह की मंतकें पेश करते हैं, देखें वो जो आपने, मैंने पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम ने इनके अपने मोबाइलों से बनी हुई वीडियो देखी है, जिस अच्छा। तरह जाके इन्होंने लाहौर में जाकर जना हाउस को आग लगाई, या फिर मियां वाली में किया, फिर वो जो उसके अलावा फिर जो सरगोदा में जाके किया, इनके अपने मोबाइलों से बनी हुई वीडियो है। आपको क्यों चाहिए सीसीटीवी? क्या सीसीटीवी के अलावा ये जो मोबाइल है जिसपे हम सुबह शाम काम करते हैं, इस पे हम वीडियो बनाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है? और वो तो ओपन है, नजर आ रही हैं, देख रहे हैं लोग, तो ये किस तरह इसको नहीं मानते? और 2 साल लगे हैं, 2 साल के बाद जाके ये सजाएं हुई हैं, तो अभी तक भी फेयर टाइम नहीं मिला इनको। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम ये है कि वो कभी भी किसी भी जुर्म को मानती नहीं है, बल्कि ये जो जुर्म करते हैं जिस वक्त जो ये कह रहे होते हैं
اس وقت کسی دوسرے کے لیے اس وقت یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب بھی ان کا یہ کہنا کہ سزائیں جو ہمیں موقع نہیں ملا یا ہمیں جو سی سی ٹی وی ویڈیو نہیں دی گئی, کیا کس نے نہیں دی؟ اگر یہ جو ججوں کے سامنے ثبوت پیش کیے گئے ہیں تو ججوں نے انہی ثبوتوں کی بنا پر سزائیں دی ہیں نا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ماننا ہی نہیں ہے. وہ کیسے مانیں گے؟ ان کی سیاست اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے. اب دیکھیں, آپ پرانا بیان جا کے دیکھیں, انٹرویو دیکھیں ایئر وے کے چینل پر, وہ انٹرویو ہے وسیم بدامی کے پاس, اس میں مانے ہیں ان کے جو وزیر اعلیٰ نے کہا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے لوگ ہیں, ان سے غلطی ہوئی ہے, انہوں نے غلطی کی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ ان کو دینی چاہیے کیونکہ سزا قانون یہی کہتا ہے. تو یہ تو خود اپنے منہ سے یہ بات مانتے رہے ہیں. دو چار کی طرح بالکل واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ جب ہم سزاؤں کی بات کرتے ہیں تو اویس احمد بھٹی صاحب بہت بڑا ایک کوسچن مارک آ جاتا ہے کہ جب آپ کی پنجاب کی صدر, آپ کے مرکزی عہدیدار, آپ کے صوبائی عہدیدار, آپ کے ضلعی عہدیدار, آپ کے ارکان اسمبلی, آپ کے نون ورکرز سارے کے سارے اس واردات میں ملوث ہیں, ان پر جرم ثابت ہوا ہے, تو کیا اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ ہم یہ منطقی نہیں نکال سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک دہشت گرد جماعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ کسی ایک جماعت کے بارے میں اس طرح کی اپروچ رکھنا کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, یہ تو اس سزا سے بھی بڑا جرم ہے. کہ آپ کسی ایک جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے. جو 9 مئی ہوا, دیکھیں 9 مئی کی جب آپ بات کرتے ہیں, نجم بھائی جب 9 مئی کی آپ بات کرتے ہیں تو عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا بھی یہ کہتا ہے کہ اس کی منصفانہ تحقیقات اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کا فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. ہم تو فیئر ٹرائل جب آپ لوگ جب آپ باتیں کرتے ہیں, میں سندیلا صاحب کی باتوں کو دیکھیں, میں سندیلا صاحب کی بات کوئی آخری بات تو نہیں ہوگی نا, بات اگر میں کروں گا فیئر ٹرائل جب آپ اس کی ویڈیو کی ہم بات کرتے ہیں کہ ویڈیو سب کے سامنے موجود ہے, ویڈیوز کے اندر دیکھیں, ویڈیوز کے اندر اگر توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو اسی کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل اسی چیز کی بات کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس کا محرک کون تھا, آپ ان کو دیکھیں, ان چیزوں کو دیکھیے کہ جو اس کی بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہیں. خان صاحب تو کہیں پہ اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں تھے. کیوں؟ بالکل بھی نہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جو 8 مقدمات تھے 9 مئی کے حوالے سے, جب ان کی ضمانتیں مسترد ہوئیں تو لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے میں کیا لکھا تھا؟ دیکھیے جو بیل سٹیج ہوتی ہے نا, بیل سٹیج کے اوپر جو ڈیپر اپریسیشن کے اندر نہیں جاتے. دیکھیں اگر کورٹ نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ایک فائنڈنگ دی نا انہوں نے یہ کہا کہ ایک بندہ ہے اس وہ سازش میں ملوث ہے, اس وجہ سے ہم مسترد کرتے ہیں. سازش میں ملوث ہونا بالکل انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اس کے بندے کے اوپر یہ جرم لگا, اس جرم نے ٹرائل کے اندر, کیونکہ وہ جیل کے اندر ہے, ٹرائل اس کا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, اس لیے کیونکہ ٹرائل سٹارٹ ہے اس لیے بیل نہیں بنتی. یہ لا بھی ہے, یہ پریسیڈنٹس موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ جب آپ ایک کیس کا ٹرائل چل رہا ہے تو اس کے اندر بیل سٹیج پہ آپ نہیں جا سکتے. یہ اس میں تو ہے نا ٹرائل کی باتیں, بٹ جب آپ بات کریں گے سازش کی تو آپ یہ دیکھ لیجئے, اگر میں اسی کیس کی بات کروں, آپ نے پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا, بالکل نہیں کیا. کس نے کیا؟ یہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں یاسمین راشد کیوں میری بات سنیے, یاسمین راشد کیوں تھی وہاں پر؟ میں دیکھیں آپ بات کریں سازش کی, محمود رشید کیوں تھے وہاں پر؟ دیکھیں آپ بات کریں محمود رشید کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ اگر ایک بندے کے خلاف اگر وہاں پر نہیں کیا کر کے رہے تھے, یاسمین راشد کیا کر رہی تھی وہاں پر؟ وہ پروٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں, سیاسی جماعتیں کر رہے ہیں. اویس اب ایک سیاسی کارکن بھی ہیں, سیاسی جماعتیں ہمیشہ سیاسی مقامات کے اوپر سیاسی بلڈنگز کے سامنے جو ہیں مظاہرے کرتی ہیں. کیا پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس قسم کا مظاہرہ ہوا؟ میں دیکھیں اس واقعہ کی, اس انسیڈنٹ کی ہماری دیکھیں وہ ان کے جنہوں نے کیا ان کی بھی مذمت کر رہے ہیں, میری فوج کی ہیں, میرے ایک ادارے کی ہیں, وہ میری بلڈنگز بھی ہیں. لیکن اگر ہم لوگ یہی تو چاہتے ہیں اس کا محرک کون ہے اس کو پکڑا جائے. آپ کے بانی, ان لوگوں کو آپ کی پارٹی کے بانی, دیکھیں بانی ایک بندہ جیل کے اندر ہے, مجھے یہ بتائیے کس طرح محرک ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں نا, ایک بندے کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ آگے بول سکے, ایک بندے کے پاس کوئی اس کی موجودگی ضروری ہے. موجودگی کیسے آپ نے اس کیس کے اندر, صرف ایک منٹ مجھے دیجیے, اس کیس کے اندر نا جو گواہ ہے
ویسے بڑا مضحکہ خیز لگتا ہے مجھے جب وہ کہتا ہے کہ جی میں بنی گلا گیا، میں میز کے نیچے چھپ گیا، میں صوفے کے نیچے چھپا ہوا تھا، تو میں نے وہاں سے سنا کہ جی یہ تو ایک سازش بنی جا رہی ہے۔ اچھا، او بھائی ایک بندہ جیل کے جاسوسی اندر ہے، ایسے نہیں ہوتی؟ دیکھیں کون سی جاسوسی نجم بھائی آپ مجھے بتائیں، جاسوسی ایسے نہیں ایک ہوتی؟ بندہ جب اریسٹ ہو کے جیل کے اندر ہے، اچھا مجھے بتائیں، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے موجود نہیں ہے، تو اس کی عدم موجودگی میں جرم کس طرح ہو گیا، آپ کا یہ کہنا ہے، اور اس پہ ذمہ داری کس طرح عائد میں مانتا ہوں کہ یہ بالکل اس کا جو اسپینش ایک سیزن آیا تھا، ایک اسپینش سیزن آیا تھا جس میں چوری کی پورا جو تھا فیڈرل بینک انہوں نے لوٹنا تھا، اور اس میں جو کردار تھا پروفیسر، وہ پروفیسر جو تھا وہ موجود نہیں تھا اس ڈکیتی میں، وہ پیچھے بیٹھا ہوا سارا کچھ مینج کر رہا تھا، وہ سارا کچھ اس نے پلان کیا، ایک جگہ کا اس نے پلان کیا کہ فلاں جگہ سے لوٹ مار اس طرح ہوگی، فلاں جگہ سے اس طرح ہوگی، ضروری نہیں ہوتا کہ بیچ میں موجود ہو۔ دیکھیں وہ تو ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا نا، تو یہ بھی ڈرامہ یہاں پہ دیکھیں آپ، مجھے تو نہیں پتا ابھی میں یہاں سے باہر جاؤں گا میں اریسٹ ہو جاؤں گا، مجھے تو نہیں پتا کیوں ہوں گے آپ arrest؟ آپ باہر جائیں گے، آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، کوئی nobody knows about the future کہ کل کو کیا ہونا ہے۔ نہیں ہم تو ماضی کی بات کر رہے ہیں نا، اچھا چلیں ہم تو ماضی کی بات کر رہے ہیں نا۔ عمران خان تو خود اس کے منصفانہ تحقیقات سر کہنے کا کیا ہے، کہنے کا سر آپ مجھے بتائیں نا، جب آپ کے عہدیداروں کو سزائیں ہو گئیں تو اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح کہیں گے، آپ کی پوری تنظیم جو ہے 10 شہروں میں اب تک جو سزائیں ہوئی ہیں 10 شہروں کے واقعات کی، اس میں آپ کے کارکن ہیں نا، کیا مسلم لیگ نون کے کارکن اس میں شامل ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ کیا جماعت اسلامی کے کارکن اس میں شامل ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس میں شامل ہیں؟ کل جب یہ لوگ اسلام آباد پہ دھاوا بولتے رہے ہیں، تو نہیں یہ آپ بولتے رہے نا، 26 نومبر والی بات کر رہے ہیں، 26 نومبر والی بات کر رہے ہیں، جو کراچی کے اندر حال کرتے رہے ہیں، ایم کیوں والے کر دیکھیں یہ چیزیں ہیں، سر لاہور میں پیٹرول اکاؤنٹیبل کرنا ہے۔ لاہور میں رینجرز کے اوپر پیٹرول بم کس کی پارٹی بھائی نے جس نے پھینکا ہے بالکل اس کو کس نے پھینکے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اگر ہمارا کوئی کارکن اس میں شامل ہے بالکل سے اکاؤنٹیبل بیفور دی کورٹ ہونا چاہیے، اور اگر یہ سزا جو لوگ اس پہ ہیں بالکل ہم دیکھیں، ہم مذمت ان چیزوں کی کرتے ہیں کہ ہمارے جو بندے وہاں پہ شامل ہی نہیں ہیں، ان کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے، سی ڈی آر نہیں ہے، ان کی پریزنس وہاں پہ نہیں ہے، جن کی موجودگی ہے، چلیں یاسمین راشد کی موجودگی ٹھیک ہے، ان کو موجودگی کے مطابق ہم لوگ تو کہتے ہیں اگر وہ محرک ہیں، خان صاحب بھی تو اسی کی بات کرتے ہیں کہ ان کا جو اکاؤنٹیبل جو ہے، اچھا وہ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو، میں وہاں پر موجود نہیں تھا، میرے عہدیداروں کو میرے کارکنوں کو سزائیں دے دو، وہ ملوث تھے، میں موجود نہیں تھا۔ نجم بھائی ایک بندہ لبرٹی سے چلتا ہے، وہ ہمارے کینٹ میں تک پرانی باتیں بڑی دفعہ ہوگی نا، میرے کینٹ تک آپ کے کینٹ تک کیسے پہنچا؟ ان کو روکنے کے لیے پولیس موجود تھی، آپ چاہتے ہیں اس کو گولی چلاتے، آپ کو نہیں روکا، آپ کو نہیں روکا تو آپ اویس جو ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں، 26 نومبر کو آپ کو روکا جاتا ہے، آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں، یار کسی ایک چیز پہ آ جائیں نا آپ، یا روکیں یا نہ روکیں۔ دیکھیں 26 نومبر کو جب جو فورس کا استعمال ہوا، ہمارے بتائیں نا لوگ پتہ نہیں یار، آپ لوگ تو آپ لاری اڈا آگے نہیں نکلنے دیا، جب فورس سے روکا تو وہاں پہ بندے تو نظر ہی کوئی نہیں آیا نا، آپ اسی طرح یہ لوگ روکتے ہیں، اسی طرح روکتے ہیں تو پھر آپ نظر آتے کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ۔ آپ بطور تجزیہ کار کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم صاحب گزارش یہ ہے کہ جو 9 مئی ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک بڑا اوپن کیس ہے اور یہ ایک فری اینڈ فیئر کیس ہے جس کو عدالت میں بعد میں ثابت کر لیں، پہلے جو ہے وہ قوم کے سامنے یہ ثابت ہو چکا، یہ 27 مہینے ہو گئے اس کیس کو ثابت کرتے، ابھی بھی کچھ لوگوں کو سزائیں دی گئی، سارے لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی۔ یہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوا جس میں سب سے پہلے جے آئی ٹی بنی، انویسٹیگیشن ہوئی، اور اس انویسٹیگیشن میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ملوث تھے ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کی آڈیوز موجود ہیں، آڈیو اور ویڈیو کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے ان کو شامل اس میں جرم کیا گیا اور ان کے ٹرائلز ہوئے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ فری ٹرائل اس طرح ہے کہ جو لوگ اس میں شامل تھے، جو لوگ اس میں ملوث تھے، 27 مہینے ان کا ٹرائل ہوا، اور ٹرائل ہونے کے بعد اس میں سے جو لوگ جو موقع پر موجود نہیں تھے یا جن لوگوں کو استغاثہ نہیں ثابت کر سکا ان لوگوں کو بری بھی تو کیا گیا۔ اس میں 4 لوگ اسلام آباد سے بری ہوئے، لاہور سے لوگ بری ہوئے، بلکہ ان کے جو وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی وہ بھی بری ہوئے، کیونکہ وہ 9 مئی استغاثہ وہ نہیں ثابت کر سکا، کیونکہ 9 مئی کو وہ کراچی میں موجود تھے۔ اس طریقے سے اب یہ دیکھیے کہ یہ جو کیس ہے، یہ جو ٹرائل ہے، یہ بالکل کلیئر کیس ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نظر نہیں آتا ہے، یہ جان بوجھ کر اس چیز کو یعنی کہ الجھایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ان کی جو سزائیں ہیں
वो भी 100% क्लियर होनी है। अब ये देखिए कि ये बात साजिश की जाती है, 109 मौजूद है कानून में, तो 109 क्या है? 109 तो साजिश के मुतल्लिक है ना, वही साजिश जो बानी पीटीआई ने उस दिन की, और ये सारे लोग जो बाहर निकल कर उस दिन आए और जिन्होंने आकर तनसीबात के ऊपर हमला किया। और ये जो ट्रायल हुआ है इसमें मिलिट्री में भी ट्रायल हुआ, और मिलिट्री में जो कोर्ट में जो ट्रायल किया गया उसमें 25 लोग जो हैं, 25 लोगों को सजाएं हुई, 19 लोगों को माफ भी किया गया। जो लोग उसमें नहीं मुलव्वस थे उनको आपने छोड़ दिया उसमें से। अब ये देखिए कि इनके ऊपर जितनी भी मतलब जो केसेस हैं जो 9 मई के, इसके अलावा इनका जो पहले से रवैया है वो जरा चेक कर लीजिए। हाँ, सियाक व सबाक भी चेक कर लीजिए। ये सही, ये अहम बात है। 2014 से जरा बात सुन लें सब नजम साहब। 2014 में बानी पीटीआई ने रियासत मुखालफ जो सरगर्मियां थी उनकी बुनियाद 2014 में रखी थी। किस तरह शक्लें जहाँ बनाई जाती थी, महमूद खान अचकजई का कैसे वो नकलें उतारी जाती थी, और किस तरह कहा OIG मैं आपको पकड़ लूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। उसमें चलते चलते इन लोगों ने, आप ये देखिए कि 9 मई से पहले क्या मौजूदा जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, क्या जब ये आर्मी चीफ बन रहे थे तो कौन थे जो सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे कि इनको ना बनने दिया जाए? और 9 मई की ओनरशिप लेने के बाद 9 मई अगर ये इनकार कर दें, अगर खुदा न खास्ता ये उस साजिश में 9 मई में कामयाब हो जाते तो ये पूरी दुनिया को कहते ये इनकलाब के बानी हम हैं। जो फसादात हुए, जो साजिश हुई, उसमें बराए रास्त इनका, इनकी जमात का, बड़ा अहम, ये एक बड़ा अहम। उसके बाद देखिए सर 9 मई के बाद भी, उसके बाद ये देखिए कि जब भी रियासत को कहीं जरूरत होती है, हालिया जंग हुई पाक भारत, 413 ट्वीट किए बानी ने, कोई एक फौज के हक में किया हो, कोई एक पाकिस्तान के इदारों के मुतालिक किया हो, या इस मुल्क के मुतालिक कोई ट्वीट किया हो कि भाई हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क की जगराफियाई नजरियाती सरहदों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की सियासी, माशी, कानूनी, माशरती और समाजी तारीख का 9 मई सबसे स्याह तरीन दिन है, और ये इनके माथे का झूमर है। ये इससे इनकार करना भी चाहिए, नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि ये सिर्फ सादा एहतजाज नहीं था। परवेज संदेला साहब, बार बार ये बात की जाती है कि ये एक आम सा एहतजाज नहीं था कि ये लिबर्टी से चले थे, वहां पर पहुंच गए थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये असल में उसी साजिश का तसलसल था जो फील्ड मार्शल जब आर्मी चीफ बन रहे थे तो उस वक्त जो लॉन्ग मार्च किया गया था, ये फौज में बगावत की कोशिश थी, ये हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश थी, और उसके नतीजे में एक इनकलाब बर्पा करने की कोशिश थी। ये इंफॉर्मेशन जो है, ये तज्जिया जो है, इसको आप किस तरह देखते हैं? जैसा आपको अगर याद हो तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो अक्सर आपको वायरल मिल जाती है। इमरान खान साहब किसी निजी महफिल में बैठे हुए थे, तो वो वहाँ की ऑडियो है, वीडियो है बल्कि, कि वो उसमें फरमा रहे होते हैं कि अगर आप 15 से 20 हज़ार लोगों को बाहर लेके आ जाए ना, तो अगला लफ्ज मैं नहीं बोल रहा, और उसके बाद फिर ये हो जाता है। तो इमरान खान साहब एक जिस तरह से करके भी 2018 में प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन क्योंकि अंदर से उनका वही सब कुछ चल रहा था, और उनको जब मौका मिला तो उन्होंने उसको साबित करने की कोशिश की कि 25-30 हज़ार लोग बाहर निकालें और आप इनकलाब ले आएंगे, और तमाम के तमाम आपसे डर जाएंगे, अदारे भी डर जाएंगे, सियासतदान भी डर जाएंगे, और जो मिलिट्री है वो भी आपसे डर जाएगी, क्योंकि आपने बंदे बाहर बड़े निकाल लिए हैं। ये इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर कहा करते थे और बाकायदा तौर पर लोगों को बताया करते थे, और ये प्लानिंग के साथ हुआ है। मुझे अभी देखे ना, आप मेरे भाई से ये पूछ रहे हैं कि वो जो लोग डंडे लेके आए थे, जिन्होंने आग लगाई है, देखिए जिनाह हाउस में बाकायदा तौर पे अगर आपने उसका विजिट जरूर किया होगा, वो तो ऐसे लगता है जैसे कि किसी दुश्मन मुल्क ने वहां पर हमला किया और आग लगाई है। जिस तरह GH के वीडियो आप देखते हैं वहां पर जो किया गया, क्या वो नॉर्मल है? चले ये तो वो जिंदा लोग हैं, बिल्डिंगें हैं, जो शहीद हो गए हैं उनके मुजस्समों के साथ क्या किया आपने देखा है इन्होंने? तो ये बाकायदा तौर पे प्लानिंग के साथ किया गया इमरान खान साहब और उनकी तरफ से, इसलिए किया गया। इमरान खान साहब ताकत के जोर पर हुकूमत लेना चाहते थे, इनकलाब लाना चाहते थे, और ये अकेले इमरान खान साहब नहीं थे। बदकिस्मती ये है कि अदारे के कुछ लोग जो कि रिटायर्ड थे, वो भी शायद उनके साथ ऑन बोर्ड थे। उनका भी यही ज़हन था कि अगर इस किस्म का किया जाएगा तो अंदर से हम लोग को ऐसी कुछ चीजें करेंगे और हम लोग पाकिस्तान पे एक और हुकूमत कायम कर लेंगे। शायद इमरान खान के ज़हन में हमसाया मुल्क जो है वहां पे तालिबान हुकूमत वाला भी एक सेटअप था कि ये आए हैं और आकर इस्लाम काबुल पे आके बैठ गए और दूसरे लोग घर पे चले गए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। देखिए ना, आप यहाँ पे साबित करें कि जो लोग अंदर हैं वो आपके नहीं है। अब जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, अब जिस खातून का आपने जिक्र किया है, वो बीमार भी हैं, हमें बड़ी उनसे हमदर्दी है, वो एजेड भी हैं, हमें उनसे बड़ी हमदर्दी है, वो खातून है, हमें उनसे बड़ी हमदर्दी है, लेकिन जो उन्होंने किया इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। डॉक्टर जो फरदौस साहिबा हैं वो बाकायदा तौर पे लोगों को कह रही थी कि आप लोगों को जनाब उसकी तरफ चलना चाहिए, क्योंकि हमें यही कहा गया था, हमें यही बताया गया था जाके वहां पे आग लगानी है। तो इसको ये इंसाफ लेट हुआ है, बहुत पहले होना चाहिए था।
1.5-2 महीने के अंदर होना चाहिए था, इतना नहीं लटकाना चाहिए था। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी मुजरम थे, उन्होंने ये जुर्म किया, उनको सजा मिली है। और मैं आपको एक बताऊं और बात है, आप ये देखें कि नजम साहब, पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, पूरी दुनिया के अदारे खड़े हो जाते हैं किसी मुल्क में इस किस्म की अगर सजाएं दी जाएं। क्या दुनिया के किसी मुल्क से आपने कोई आवाज सुनी है? कोई इंटरनेशनल आवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों के हाथ में उठी है? नहीं उठी है, क्योंकि दुनिया भी देख रही है कि इमरान खान का रवैया सियासी नहीं है, बल्कि वो तो एक अजीब ही किस्म का रवैया लेके चल रहे हैं। आप ये देखें ना कि पूरी दुनिया से किसी मुल्क ने आवाज उठाई है कि ये आपने सियासतदानों को सजाएं क्यों दी है, इनकी नहलियां क्यों उठी हैं? बल्कि कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। तो इसका मतलब है सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है, प्लानिंग के तहत किया गया था। वैसे भी आपको पता है यूरोप में जो चीज प्लानिंग के साथ की जाती है उसकी सजा ज्यादा होती है बनिस्बत आपसे कोई एक्सीडेंटली हादसा हो जाए। तो ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत किया गया और इनको सजाएं मिली हैं और अब इनको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ये प्लानिंग के तहत सारा कुछ जो कुछ हुआ अवैस नहीं था, ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत। ये क्या सिर्फ एक एहतजाज था या ये बाकायदा तौर पे फौज में बगावत और हुकूमत उल्टने की साजिश थी? ये पूरी की पूरी थ्योरी मौजूद है और इस पर इसके हक में दलाइल शवाहिद सब कुछ मौजूद है। देखिए, ये कहने की हद तक बातें हैं कि इसके पीछे कुछ साजिश थी। मेरे भाई की एक भी बात से मुझे नहीं लगा कि कुछ साजिश कहीं बुनी गई हो, कहीं साजिश कहाँ पे ये बनाई गई, कुछ ऐसा नहीं। सिर्फ ये लफ्जी बातें जरूर मेरे भाई लफ्जी मुझे एक बात बताइए, चला रहे हैं कि जी साजिश बुनी छोटा साजिश कैसे आप जरूर अपनी सॉरी कंटिन्यू कीजिएगा। एक छोटे से सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान भर के अगर आप कम से कम 25, 30, 40 शहरों का भी जिक्र करें, उन तमाम शहरों में आपके तमाम कारकुनों का रुख जो था वो फौजी तनसीबात की तरफ था? ये क्या इत्तफाकन था ऐसा? देखिए वही बात तो हम लोग कर रहे हैं कि भाई इसका जो मुहारिक है उसको ढूंढा जाए। कैसे? कौन थे आप ये जुडिशियल इंक्वायरी की हम अगर बात करते थे, जुडिशियल इंक्वायरी की बात करते थे, हम कहते थे कोई जस्टिस, किसी भी जस्टिस साहब का कोई कमीशन बनाए, अच्छा, तो सामने आ जाएगी जुडिशियल कमीशन। आपका मुतालबा जुडिशियल कमीशन एफआईआर हो जाती है, उसी का अकॉर्डिंगली प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है। वहां पे तो देखिए इसी तरह होता है, रोज हम देखते हैं, रोज सजाएं होती हैं। मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ में बात करता हूं, ये जब एक एफआईआर हो जाती है उसके ऊपर आपने विटनेस को देखना है ना, आप विटनेस की देख रहे हैं। विटनेस कौन है? 2 लोग, वही पुलिस के लोग। उनको कैसे पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान विटनेस है इस वक्त। तो हम लोग तो वही करते हैं। एनी शाहिद, वही एनी शाहिद की मैं बात कर रहा हूं, मैं एनी शाहिद की बात करता हूं। उसी प्राइवेट ने ये कहा है कि मैं तो वीडियो दी गई, इस्तगासा में ऑडियो दी गई, वो शहादत है। ये मेरा मेज है, मेरे मेज के आपके वकला ने भाई अब मेरी बात सुनिएगा, मेरे बात सुनिए ना, आपने बता दिया पर मौजूद है, बिल्कुल ऐसा ही हुई, उसमें गवाह पेश हुए, प्राइवेट गवाह पेश हुए, सरकारी बिजली पेश हुई, आपके वकला ने जिरा की भाई 27 महीने जिरा होती रही। आपने शायद उस विटनेस का बयान नहीं पढ़ा, उस विटनेस का बयान नहीं पढ़ा। वो कहता जी मैं एक मेज था, मैं फॉर एग्जांपल अब ये एक मेज है, मैं बैठा हूं, मुझे क्या नजर नहीं है कि मेरे नीचे कौन बैठा हुआ है, मेरे सोफे के पीछे कौन? इतना ही मैं कोई वो तो एक जगह पे हो गया ना। ट्रायल के लिए इतना ही काफी होता है कि जिरा हो, गवाह मौजूद हो, एफआईआर हो, अदालत हो। उसके लिए गली मोहल्ला नहीं होता, उसके लिए टीवी नहीं होता, उसके लिए ये वकील साहब से पूछ लें, उसके लिए अगर कोई वाकया होता है होना साबित जरूरी होता है। जी होता है, कैसे होता है? ऊपर होना लाजिम होता है। कोर्ट साबित करती है। मैं उस ट्रायल की बात, मैं तो उसकी मजम्मत कर रहा हूं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है ना। और एक शख्स भी किसी और जमात का मौजूद नहीं है, सवाए तरीके इंसाफ से वो लोग, पतन से लेकर कराची तक। मैं एक बात बंदे की करता हूं, एक नाम है खालिद क्यूम पहाड़, मैं बात करता हूं यार, वो बंदा वहां पे मौजूद ही नहीं है। आप कह रहे हैं मौजूद नहीं है ना, आप कह रहे हैं ना मौजूद, देखिए आप कह रहे हैं मौजूद नहीं है ना। अच्छा मैं सवाल को छोड़ दूं, मैं केस को देखें, हम किसी भी जगह बैठ के किसी भी एक स्पेसिफिक केस को हम डिस्कस नहीं करते, हम एक जनरल बात करते हैं। अवैस आप भी लायर हैं, आपको पता है कि आप केस को नहीं डिस्कस कर सकते, उसके मेरिट्स को डिस्कस नहीं कर सकते, आप फैसले को डिस्कस नहीं कर सकते, हमें उन तमाम SOPs को फॉलो करना होगा। मैं आपसे बिल्कुल जनरल एक सवाल कर रहा हूँ, आप एक कानून दान हैं, आप ये समझ, आप कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन होना चाहिए था, आपने कहा कि कोई एक जज होता उस पर बना लिया जाता, तो भाईजान ये जितनी अदालतें मौजूद हैं ये जुडिशियल कमीशन ही है ना इस वक्त। आप जाएं इनके सामने अपनी बेगुनाही साबित कर दें, सबूत दे दें, उसके बाद एक मिनट मुझे सवाल पूरा होने दीजिएगा,
اگر آپ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت پر اعتماد نہیں ہے، اس کے بعد آپ کے پاس جوڈیشل کمیشن کے طور پہ ہائی کورٹ موجود ہے، اس کے بعد آپ کے پاس سپریم کورٹ موجود ہے، آپ سنگل بینچ سے ڈبل بینچ، ڈویژن بینچ، آپ فل بینچ، لارجر بینچ، ہر انتہا تک جا سکتے ہیں، تو یہ تو آپ کنفیوز کر رہے ہیں نا صرف اس بالکل میں کنفیوز نہیں کر رہا. Good to see you والے نہیں ہے نا. نہیں ایسا نہیں بات کر رہا. جسٹس نثار ہوتے، جسٹس کھوسا ہوتے، پھر اور بات ہوتی. دیکھیں گڈ ٹو سی یو والی بات ایسی نہیں ہے. گڈ ٹو سی تو بھی 2 دن وہ پہلے ٹرائل جب چاہیے نا، دیکھیں PTI کو وہ ٹرائل چاہیے جو میں خوبصورت کورٹ کے جو ججمنٹس ہیں، یہ جو ورڈکٹس ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ابھی 2 دن پہلے بھی کورٹ سنڈے کو بھی کھل گئی یہاں پہ. ان چیزوں کی آپ بات نہ کریں. اب ان چیزوں میں ہم لوگ اسی حنیف عباسی صاحب کو بھی رات کوئی 1:30 بجے سزا سنائی گئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ دیکھیں آپ ایک نواز شریف کو کیا سزا سنائی گئی؟ دیکھیں آپ بات کرتے ہیں اس کیس کے اوپر. دیکھیں ہم اس کیس کو اگر مذمت کرتے ہیں نا، ہم اس کی چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ہمیں وہ آپ کا حق ہے، وہ آئین اس ملک میں آئین، یہ ثابت ہوا کہ اس ملک میں آئین اور قانون موجود ہے. بالکل بلیو کرتے ہیں، ہمیں ٹرسٹ ہے اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہم لوگ چاہتے ہیں کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے، کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے، اویس ہونا چاہیے. بٹ ہمیں دیکھیں اب ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں، ابھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہائی کورٹس موجود ہیں، ہمیں انصاف ملے گا. ہائی کورٹ سے وہی دیکھنا ہے کہ نیچے وٹنس کے کیا سٹیٹمنٹس ہیں، نیچے جو گواہان پیش ہوئے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے جو بھی تھے وہ ان کی بیانات ویسے میں ایک لائن کہہ رہا، یہ بڑا اچھا ملک ہے پاکستان، جہاں پر یہ اتنا اچھا ملک ہے کہ ریاست کے اوپر حملہ ہوا اور تھوڑی سزائیں ہوئی ہیں. ٹیکساس امریکہ میں 2009 میں ایک شخص نے حملہ کیا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، وہ بھی ٹیررزم کوڈ کے ذریعے انہوں نے یونیفارم کوڈ آف کرمنل جو ان کا یہ کوئی ملٹری جسٹس تھا اس کے ذریعے اس کو سزائے موت دی گئی. اور جو برطانیہ ہے، برطانیہ میں بھی کرمنل ڈیمیج ایکٹ کے ذریعے اور وہاں پر جو ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے ذریعے سزائیں دی جاتی ہیں اور وہ فوجی ملٹری ٹرائل ہوتا ہے. وہ لوگ اس کو سمجھنا پڑے گا. حالانکہ جو پاکستان کا 1952 کا ملٹری ایکٹ ہے، اس کی جو سیکشن 2 کی جو 1 کلاس ڈی ہے وہ بڑی کلیئر کہتی ہے کوئی عام شہری جو ایک سیکنڈ یہ سن لیں سن لیں جو تھوڑی سی دی ہے وہ بھی سبق دینے کے لیے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج کی اگر بات کی جائے تو وہ واقعی آئین اور قانون کے مطابق بار بار جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے تحت ان عدالتوں سے اس کے فیصلے چاہتے ہیں اور وہ انسانیت مجھے کہنے دیجئے گا اور وہ موریلٹی اور اس کی اعلیٰ اقدار. مجھے آج لاہور میں میاں اظہر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق جنت کرے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہو گئے، انتقال کر چکے. آج ان کے صاحبزادے حماد اظہر اپنے والد کے جنازے میں موجود، اپنے گھر میں موجود، 9 مئی میں مطلوب، مفرور، اشتہاری. کسی پولیس والے نے ان کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ یہ اعلیٰ اخلاقی روایات ہیں اور حالانکہ قانون کے مطابق وہ پکڑ سکتے تھے لیکن نہیں پکڑا انہوں نے. اور ابھی بھی، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں. اور اس میں نہ صرف حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ مریم نواز، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے کور کمانڈر اور جتنے حکام ہیں، کیونکہ اس میں فریق ہے فوج ان کے مقابلے میں. تو میرا خیال ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے کوئی غیر اخلاقی رویہ رکھا گیا، یہاں پر کوئی روا رکھا گیا. آپ کو وڑائی صاحب لگتا ہے کچھ ایسا؟ سر یہ بڑا سمپل کیس ہے جو آپ نے کہا ہے، یہ تو بڑا اچھا ایک رویہ ہے جس کی آپ نے داد دی. میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی بات کو. یہ بڑا سمپل کیس ہے، اسکول جانا نہیں چاہیے. ریاست ورسز بانی، اس فسادات، اس جو سازشیں ہیں، جو ریاست کے اوپر ایک ریاست بنانے کی کوشش کی گئی، ایک ناکام کوشش ہوئی، اس کا ایک فرد واحد جس کے گرد یہ سرکل گھوم رہا ہے وہ صرف بانی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں. اگر کوئی اور ملک ہوتا 6 مہینوں میں لوگ پھٹے چڑھ چکے ہوتے. یہ تو بڑا اچھا ملک ہے جہاں پر اتنی ریلیکسمنٹ ہے کہ 27 مہینے گزر گئے اور 27 مہینے گزرنے کے بعد بھی یہ کیس حل نہیں ہوا اور وہاں سے کوئی فورس نہیں کیا گیا. جو اس کے فریق ہیں اسٹیٹ والے، کہاں سے آتا ہے؟ ڈائریکشن آتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ بھائی اس کو جو ہے وہ 2-3 مہینوں میں اس کو کیس کو مکمل کر دیں. تو یہ سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے. اس کا ایک پولیٹیکل اینگل میں دوبارہ پرویز سندیلہ صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا اور اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو پھر ایک بڑی تحریک کا اعلان کر رہی ہے. کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سندیلہ صاحب، خاص طور پہ ان سزاؤں کے بعد؟ دیکھیں میرا پہلے تو ایک طرح پوائنٹ لے لیں. یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب وہاں پر نہیں تھے، وہ صاحب وہاں پر نہیں تھے. یہ بار بار یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خان صاحب وہاں پر نہیں تھے. اور بھائی صاحب خان صاحب جیل میں تھے. خان صاحب جانے سے پہلے یہ پوری پلاننگ کر گئی تھی اور وہ مسرت چیمہ صاحب کے ساتھ جو اندر سے ان کی کالیں تھی نا، وہ کالیں ساری ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ وہ اندر سے وہ کیا ہدایات دے رہے تھے، اندر سے وہ کیا کہہ رہے تھے. جہاں پہ رکھا ہوا تھا نا گڈ ٹو سی والوں نے، وہ تمام کی تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اس لیے نہ کرے کہ وہاں پر وہ نہیں تھے.
देखिए जी, ये जो इमरान खान साहब और इनकी पार्टी अभी दोबारा ये नया ड्रामा शुरू करने जा रहा है ना 5 अगस्त को, एक सियासी कारकुन होने के नाते तो मैं जरूर कहूंगा कि इजाजत होनी चाहिए प्रोटेस्ट के। पूरी दुनिया में ये आइन में आपको इजाजत है, इजाजत देती है। लेकिन जब आप इनके पिछले कारनामे देखते हैं, चाहे वो 9 मई वाला कारनामा हो और चाहे वो 26 नवंबर वाला कारनामा हो, देखिए बड़ी मुश्किल से तिनका तिनका जोड़कर पंजाब को बनाया जा रहा है। लाहौर की खूबसूरती जो है वो मेरे ख्याल में आपके सामने है। ये नहीं हो सकता कि ऐसे लोगों के हवाले दोबारा फिर कर दिया जाए मीनार पाकिस्तान या लाहौर का भी दूसरा हिस्सा, जिसमें ये लोग आए, आग लगाएं, जलाएं, गिराएं और सड़कें तोड़ें और उसके बाद जो करें 3-4 दिन के लिए, तो फिर दोबारा से आपके पूरी की पूरी हुकूमत जुड़ जाए उसको साफ करने के लिए, ठीक करने के लिए। और उसके अलावा जो और ये नुकसानात कर चुके हैं बहुत सारी जगह माजी में, देखें माजी तो एक ये जो इनके चेहरे पर ये एक बहुत बुरा निशान है, और ये आने वाले दिनों में अगर ऐसा करना चाहते तो मेरे ख्याल में हुकूमत को परवेज साहब, आपको ये लग रहा है कि 5 अगस्त को जो जलसा अनाउंस किया जा रहा है उसकी इजाजत नहीं मिल रही मुमकिन तौर पे? देखिए अभी तक तो इस पे कुछ वाज़ेह मौकफ नहीं है हुकूमत का ना अभी तक, लेकिन देखना तो ये है ना कि ये क्या ये बावर करवा सकते हैं, क्या ये जिम्मेदारियां और गारंटियां ले सकते हैं, क्या इनकी बात मानी जा सकती है। जाहिर है ना हुकूमत, अब जाहिर है हुकूमत जलसे की इजाजत देने से पहले मेक श्योर करेगी ना कि ये सिर्फ एक जलसा होगा, कोई 26 नवंबर नहीं होगी या 9 मई नहीं होगा या दूसरी इस तरह की चीजें नहीं होगी। और अगर ये साबित कर पाते हैं तो फिर हो सकता है मीनारे पाकिस्तान पे नहीं लेकिन लाहौर से बाहर किसी जगह पे जलसा करने की इजाजत दी जा सकती है या दी जानी चाहिए, अगर ये बावर करवाते हैं, ये साबित करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने यही कुछ करना है तो मैं कम से कम लाहौर शहर के अंदर इस बिल्कुल ये देखें, इनके साथ इनको बड़ा तकलीफ होती है, दुख होती है जब ये शरपसंद किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो ये साबित कर चुके हैं। तो लाहौर शहर में तो कम से कम इनको इजाजत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। लाहौर शहर से बाहर किसी जगह पे खुली जगह पे इजाजत दे दें, आए वहां पे जलसा करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और चले जाए। लेकिन लाहौर शहर को बर्बाद करने की किसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं देनी चाहिए। वैसे आपसे जवाब लेता हूँ। अहमद, आपका इनपुट क्या है? इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सर आइन तो पूरा इजाजत देता है। आइन आर्टिकल 19 को इजाज़त देता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की, मूवमेंट की, लेकिन आइन गालियाँ देने की इजाज़त नहीं देता। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप चढ़ दौड़े रियासत के ऊपर। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप दिन दहाड़े दहशतगर्दी करते फिरें। कौमी धारे में आकर जो डिसिप्लिन है, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख कहती है, जो आइन कहता है और जो कानून कहता है, पूरे एक ज़ाब्ते में आएँ और उसके तहत आकर जलसे करें, जुलूस करें, रैलियाँ निकालें। आप मुझे ये देखिए सर, 2014 से लेकर 2025 आ गया है, कोई एक तहरीक बता दें जिसमें इन्होंने दींगा मुश्ती करके मुल्क का नुकसान नहीं किया। ये तो माशी दहशतगर्द भी हैं। क्या मुल्क को दिवालिया करके नहीं गए? क्या जरूरत थी मुल्क दुनिया से हालात खराब करने की? एक कागज का टुकड़ा ऐसे साइफर बना दिया लहराने की, दुनिया से हालात खराब कर दिए, मुल्क को दिवालिया कर दिया। IMF को खत लिखे कि इनको कर देना दे, क्या हमने और आपने लिखे थे? क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? और इसके अलावा सियासी दहशतगर्दी, लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है, पूरी कौम का। और जो नौजवान नस्ल है सर, उसको गुलेल दी, उसके हाथ में हथियार दिए, डंडे दिए, नकेल वाले डंडे दिए कि चार दौड़े वर्दी वाले लोगों के ऊपर, ओए IG मैं आपको पकड़ लूंगा। अब मुझे एक और चीज मुझे याद आ गई, जो आज इस्लामाबाद में IG बैठे हैं, वो DIG इन्वेस्टिगेशन थे, मुझे नाम नहीं उनका याद, जिनकी आंख जाया हुई थी 9 मई में। वो एक फौजी अफसर, उसकी जो सिपाही थे पुलिस के, उनकी आंख जाया नहीं हुई थी नजम साहब, वो उस मुल्क की रियासत की आंख जाया हुई थी। और उसके बावजूद इतनी नरमी बड़ा गई रिजर्वेशन है आपको जलसे की इजाजत देने के हवाले से। वैसा आप रिकॉर्ड बड़ा खराब है। देखिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मुझे इजाजत बिल्कुल मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा। अमन रखना भी तो अमन कायम रखना। देखिए ये इदारे मेरे हैं, ये मेरे मुल्क के इदारे हैं, आर्मी है, जुडिशरी है, ये मेरे इदारे हैं ना। मुझे मैं इनसे रिक्वेस्ट अगर लेके गया हूं तो मैं उनको इंश्योर करूंगा कि हम लोग इसके ऊपर कोई ऐसा पुरअमन रहेंगे, पुरअमन तरीके से हम लोग अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं। देखिए काना के अंदर इन्होंने इजाजत दी, बड़ा पुरअमन रह के हम जलसा किया। संजानी में, इस्लामाबाद में जो संजानी में किया, देखिए हम लोगों ने सवाबी के अंदर किया, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने किया। जो अली अमीन गंडापुर साहब अपने साथ जो पुलिस लेके आते हैं, जो वहाँ की गाड़ियां पुलिस की लाते हैं, डंडे लेकर आते हैं, वहां पे माहौल ऐसा पैदा हुआ कि वहां पे ऐसा इंसिडेंट होता है। देखिए ये चीजें कोई इंटेंशन नहीं लानी चाहिए ना। देखिए बिल्कुल इंटेंशन नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इसलिए तो नहीं है कि आप, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल हम पुरअमन रहेंगे। हमें अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने का बिल्कुल इजाजत मिलनी चाहिए। कोई रियासत
माजी आपका ऐसा है ना, कोई वैसा इदारा, माजी ऐसा है आपका। देखिए माजी को भूल जाएं, कैसे भूल जाएं यार, आपने लाहौर में पेट्रोल पंप, आपने इसी जमान पार्क में पेट्रोल पंप फेंके में क्या करते हैं यार, अगर हम PMLN की बात करें, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए हुए हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो क्या नहीं इन्होंने, नहीं जनाब, परवेज साहब, क्या इन्होंने कराची परवेज साहब आपकी तरफ देखिए हमारा माजी की बात है, हम आगे की बात करें, हम रिक्वेस्ट अगर पुट कर रहे हैं नहीं, मैं उसके सर उस ना प्रॉमिस करें, के आप साथ आगे ना जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट का जवाब ले लेना जनाब। जो जी, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट पे का। जिन्होंने हमला किया था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, उस दौर के उन लोगों को बल्कि सजाएं मिली थी। और हुकूमत से आपको याद होगा तारिक अजीज साहब और दूसरे जो लोग थे, अख्तर रसूल साहब थे, मियां मुनीर साहब थे, अख्तर रसूल साहब थे, मियां मुनीर थे लाहौर से, दोबारा और कभी एक हमारे कभी अपनी पार्टी में जगह नहीं बना सके, कभी दोबारा पार्टी में अपनी जगह नहीं बना सके, और अदालत से बकायदा उनको सजाएं हुई हैं, और हमने उस पर जाकर उनको इस तरह का नहीं किया था। और दूसरी बात एक और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को इस वाले हमले से न मिलाए ना, सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई गई थी। देखिए सियासी कारकुन थे, उन्होंने किया, उन्होंने उसकी सजा भुगती, और हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। जब उनको सजाएं हुई तब भी हमने कहा ये बिल्कुल ठीक हुआ है, ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस दौर में बड़ी भरपूर शिद्दत उसकी मजम्मत भी की थी, और उन्होंने बड़ा इसको नापसंद किया था। आप माजी के अखबार निकाल के देख लें तो ये बार बार कह देना कि इन्होंने हमले किए थे, सरकार कमाल करते हैं। आपने पूरा इस्लामाबाद जला दिया। उस वक्त पाकिस्तान में एक मेहमान दोस्त मुल्क के मेहमान सदर आए हुए थे। 26 नवंबर को आप लोगों को रिक्वेस्ट की गई, आप लोगों से रियासत के नाम पर कहा गया कि खुदा का खौफ करें। हमारे मुल्क में एक दूसरे सदर आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, इनके सामने ये ड्रामा ना गिरे। लेकिन आपने नहीं कहा जी हम तो कब्जा करेंगे। और मैं आपको बताऊं एक बात और, मैं उस वक्त से आपको ये बिल्कुल प्रूफ के साथ बात कह सकता हूं, इन लोगों का प्लान था डी चौक जाना और जाकर असेंबली हॉल पर कब्जा करना, रेडियो पाकिस्तान पर कब्जा करना। ये 26 नवंबर में इनके प्लान का हिस्सा था। ये जाकर फिर ये बाकायदा तौर पे दोबारा फिर इन्होंने प्लान की कोशिश की हुई थी, दोबारा फिर बगावत करने की कोशिश की थी। लेकिन क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की मुसल्ह अदारों ने ये नहीं होने दिया, वरना ये तो जाके फिर करना चाहते थे नवंबर को, जो 9 मई को नहीं कर सके थे, 26 नवंबर को करना चाहते थे। बिल्कुल सही। परवेज साहब, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा, और इसके साथ साथ अहमद वड़ाई साहब यहाँ पर मौजूद, उनका भी, अवैस अहमद भट्टी साहब आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर जलसा करने का आईनी और कानूनी तौर पर हक हासिल है, लेकिन माजी की जो रवायात हैं उसके पेश नज़र एक ख़तरा तो मौजूद है। जो कुछ 9 मई को किया गया, जो कुछ 26 नवंबर को अदालती अहकामात के ख़िलाफ़ किया गया, वहाँ पर जिस तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने साथ जिस किस्म की मशीनरी लेकर आते हैं, जिस किस्म की वो धमकियाँ देते हैं, जिस तरह वो असला चलाने की बातें करते हैं, तो फिर जाहिर है हुकूमतें अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम तो करेंगी, रोकेंगी भी। बहरहाल पता चल जाएगा कि इसकी इजाज़त मिलती है नहीं मिलती। हम बुरी बुरी ख़बरों को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, एक दो अच्छी ख़बरें भी डिस्कस करनी चाहिए। आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान को बड़ी सफारती कामयाबी मिली, और सलामती कौंसल में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की किरारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, उन्होंने ख़ास तौर पे मसला फ़लस्तीन के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से, और मशरक़ वुस्ता में भी मैं ख़ास तौर पे दोबारा मसला फ़लस्तीन की बात करूँगा, पायदार अमन के लिए उन्होंने कहा कि इन तमाम मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करना ज़रूरी है। यही वजह कि पाकिस्तान इस वक्त भी भारत को अपने तमाम मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात की दावत दे रहा है। इसके बावजूद कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया, इसके बावजूद कि उसने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग किया, इसके बावजूद कि ऑपरेशन संदूर के नाम पर दहशतगर्दी की गई, इसके बावजूद कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हम फातेह और कामयाब रहे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है, उन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कहते हैं कि आएँ हमारे साथ बात करें बैठ कर, आइए हम बात करते हैं मसला कश्मीर को हल करने के लिए, पानी की तनाज़ात पे बात करते हैं, आइए हम बात करते हैं तिजारत के ऊपर, आइए हम बात करते हैं सादे दहशतगर्दी पर। तो आखिरकार जो मसाइल हैं वो तो बातचीत से ही हल होंगे। एक और अच्छी खबर मैं जाते जाते उसका भी आपके साथ जिक्र करता चाहूँ। हमारे वज़ीर दाखिला जो कि बांग्लादेश के साथ दौरे पर, और बांग्लादेश के साथ जो पेशरफ्त हुई है वो भी बहुत बड़ी है। वो ये है कि एक वक्त तक कि हम आपस में बड़े फासले पर थे, बड़ी दूरियां थीं, दिलों में भी दूरियां थीं, और जोग्राफियाई तौर पे फासले भी थे, लेकिन अब वो सब कुछ समेटता चला जा रहा है। ये फैसला हो गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान
आपस में सफारती और सरकारी जितने भी पासपोर्ट्स हैं उस पर वीज़ा फ्री एंट्री देंगे। एक वक्त था कि पाकिस्तानी जब बांग्लादेश में ढाका में उतरते थे तो वहाँ पर स्पेशल काउंटर बने हुए थे पाकिस्तान के लिए, वो हसीना वाजिद की हुकूमत में थे। लेकिन अब एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ सामने आ रही है कि पहले मरहले में तो ये हो रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए दिल खुल रहे हैं, सफारती और सरकारी पासपोर्ट्स के ऊपर वीज़ा फ्री एंट्री हो रही है, वो होने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ अच्छा होगा, पाकिस्तान मज़ीद आगे बढ़ेगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, प्रोग्राम हमारा देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस और नाउम्मीद नहीं होने देंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।